अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग थेरी ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो नेक्स्ट हाफ है वो पढ़ेंगे। ठीक है, थेरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट थेरी है और ये बेसिकली इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट को अगर आम ज़ुबान में कहा जाए तो हम हर चीज़ को बीच में डाल के इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हैं, लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमने इन्वेस्टमेंट की कैटेगरीज की हुई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको टॉबिन्स क्यू के बारे में बताया था कि वो क्या उसने अपनी थ्योरी पेश की थी। और उसने फिर जैसे कहा था कि जो स्टॉक एक्सचेंज जो जीडीपी उसका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, और इन अदर वर्ड अगर जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है वही आपकी जीडीपी को ड्राइव करती है। ठीक है, तो उसके जो है कि ये रिलेशनशिप क्यों बनाया गया, उसकी रीजंस जो है उसमें कहता है कि रीजंस फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड जीडीपी। ठीक है, इसमें यह है कि समटाइम्स तो आप बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इसका देखते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप हुई है लेकिन आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई है। इस किस्म की जो है वो आपको हिस्ट्री में एग्जांपल्स भी मिलती हैं, जिसकी वजह से हम लोग 100% इस बात को नहीं कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वही जीडीपी को ड्राइव करने का एलिमेंट है। इसमें और बहुत से फैक्टर्स हैं जो जीडीपी को अफेक्ट करते हैं, उनमें से स्टॉक मार्केट जो है एक फैक्टर है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि द रीज़न फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड जीडीपी, इसमें सबसे पहले कहता है कि अ वेव ऑफ पेसिमिज्म अबाउट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कैपिटल वुड। ठीक है, कहता है कि एक को हम लोग वेव चला देते हैं, एक मतलब होता है ना कि स्टॉक एक्सचेंज गिर गया या स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया। ठीक है, वो इस तरह से जो है वो एक जो वेव चलती है पेसिमिज्म की। ठीक है, तो उसके ऑटोमेटिकली जो कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं उसमें क्या है कि कॉल स्टॉक प्राइस टू फॉल। ठीक है, आपकी जो स्टॉक की प्राइसेस हैं वो फॉल हो जाती है, क्योंकि एक खबर उड़ी हुई है कि जो है प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होने जा रहा है, कोई इकॉनमी कोई जो है रिसेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो उसमें कहता है कि कॉज टॉबिन्स क्यू टू फॉल, तो आपकी जो टॉबिन्स क्यू की वैल्यू जो है वो भी फॉल कर जाएगी। शिफ्ट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन डाउनवर्ड, आपका जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो जाएगी। कॉज आर नेगेटिव एग्रीगेट डिमांड स्टॉक। ठीक है, जिसमें आपकी जो जाहिर है डिमांड स्टॉक है वो भी कम हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि जो सेकंड रीज़न है वो क्या है कि अ फॉल इन द स्टॉक प्राइस वुड, कहता है कि जो स्टॉक प्राइस जो है उसके फॉल होने की एक रीज़न ये भी हो सकती है। ठीक है, अगर स्टॉक प्राइस फॉल होती है, ठीक है, तो उससे आपकी जो रिड्यूस इन हाउस होल्ड वेल्थ जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जाहिर है जीडीपी आपकी कम होती है। शिफ्ट द कंजम्पशन फंक्शन डाउन, जब आपकी वेल्थ कम हुई है, जब हाउस होल्ड की इनकम कम हुई है तो जाहिर है उसकी कंजम्पशन भी कम होगी, तो आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो भी डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। कॉज अ नेगेटिव एग्रीगेट डिमांड स्टॉक, और ये भी आपके जो डिमांड स्टॉक है उसको नेगेटिवली जो है वो। ठीक है, उसके बाद थर्ड रीज़न है कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप जो है उसमें क्या फॉल इन स्टॉक प्राइस might affect bad news about technological progress and long run economic growth. ठीक है, this implies the aggregate supply and full employment output will be expanded more slowly than the people had expected. ठीक है, इसमें क्या कहता है कि जब जाहिर है कि एक वेव चलती है कि स्टॉक प्राइसेस कम हो गई हैं, तो ये बड़ी एक बैड न्यूज़ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जितनी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही थी वो स्लो डाउन हो जाती है, और लॉन्ग रन में इसका जो है अफेक्ट आता है कि आपकी जो जीडीपी जो है वो डाउन हो जाती है, वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद उसने थोड़ी सी जो है ये हिस्ट्री से लेके बताया। ठीक है, जिसमें जो है आपकी जो ब्लू लाइन है, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट को प्रेजेंट कर रही है, और जो रेड वाली है वो आपकी जीडीपी को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है,
तो आप ये देखें कि ये समटाइम्स तो ये एक दूसरे के साथ बिहेव किए हैं, यानी कि आपकी स्टॉक मार्केट ज़्यादा थी तो आपकी जीडीपी भी ज़्यादा हुई, लेकिन समटाइम बड़ा ऑपोजिट भी बिहेव किया कि यहाँ पे आपकी जो जीडीपी है ज़्यादा, लेकिन आपका स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी डाउन है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये समटाइम्स जो है ये होता है कि ये एक दूसरे के साथ इक्वली अफेक्ट करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसी रीज़न भी आई है, ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं जिसमें आपकी जो है वो स्टॉक मार्केट बहुत डाउन होती है, लेकिन जीडीपी जो है उस पर उसका इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट, कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में और लोगों ने भी बड़े अपने व्यूज़ दिए हैं, ठीक है, जिसमें था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जिसमें जो है ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है थेरी है। इसमें कहते हैं कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक इज फुली रैशनल, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज वैल्यू गिवन करंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज बिजनेस प्रॉस्पेक्ट। कहते हैं कि जो हर कंपनी का एक प्रॉस्पेक्टस जो है, ठीक है, वो पब्लिश होता है, वो प्रिंट होता है और उसमें उस कंपनी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लिखी जाती है। और जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट कंपनीज जो है उनके प्रॉस्पेक्टस जो हैं वो देखते हैं, उधर से आपको उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता चलता है और फिर आप डिसाइड करते हैं कि इधर आपको इस फर्म में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो कहते हैं कि हर वक्त ये इस तरह से नहीं होता है कि भाई जो वेव चल रही है जैसे तो उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ होगा। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े रैशनल होते हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और वो बड़ी रैशनली जो है वो कंपनीज के प्रॉस्पेक्टस को स्टडी करते हैं और उसके बाद वो इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि किधर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ इंफॉर्मेशनली efficient, ठीक है, each stock price रिफ्लेक्ट्स ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक, ठीक है। कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टॉक मार्केट की वो शेयर की जाती है, जिसमें कि तमाम तो स्टॉक मार्केट के जो है स्टॉक्स है उसकी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। एम्प्लॉयज दैट स्टॉक प्राइस should follow a random walk, be unpredictable and should only change as news information arrives। कहते हैं कि बड़ी रैंडम वॉक है, ये खुद ब खुद होने वाला काम है, ठीक है, इसको आप इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस गैस है। समटाइम वो गैस ठीक हो भी गया, समटाइम वो गैस ठीक नहीं भी हुआ, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसकी बेसिस पे जो है वो फ्यूचर में जो तब्दीलियाँ हैं वो हो सकती हैं। उसके आगे फिर जो कनेडियंस थे वो भी कभी भी किसी मामले में जो है वो पीछे नहीं रहे। तो यहाँ पे भी जो केन्स है उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे भी जो है अपने जो है वो व्यू पॉइंट दिया, ठीक है, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कहते हैं कि आइडिया बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर ब्यूटी कंटेक्स्ट इज विच अ रीडर विंस अ प्राइज if he or she pick a woman most frequently selected by the readers as most beautiful, ठीक है। वो कहता है कि ये बिल्कुल जो स्टॉक मार्केट है ना वो इसी तरह से है कि जैसे एक कोई ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट हो। अगर आप ये बुक में इसको ओपन करें तो इसकी भी एग्जांपल इसी तरह से है, बड़ी डिटेल में लिखी हुई है। वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट इस तरह से है कि न्यूज़पेपर में जनाब दो मॉडल्स की पिक्चर लगाई जाती है, ठीक है, और कहा जाता है कि बताए जो ये चीज़ गैस करेगा ना कि कौन सी मॉडल सबसे ज़्यादा खूबसूरत है वो विनर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो मैं जो है ये दोनों पिक्चर्स जो हैं उनको मैं रख के बैठ जाऊँ और मैं मुआवजना करने लग जाऊँ कि अच्छा ये ज़्यादा खूबसूरत है कि ये ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा नहीं होता है। कहता है कि मैं इस चीज़ पे देखूँगा कि जो रीडर्स हैं जो रीडर्स हैं, ठीक है, वो क्या ट्रेंड बना रहे हैं। अगर उनका ख्याल है कि मॉडल ए जो है वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, रादर दैन कि मुझे मॉडल बी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन जो रीडर्स हैं, ठीक है, वो मॉडल ए जो है उसको वोट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं भी अगर मॉडल ए को वोट करूंगा तो मेरे विन करने के चांसेस
ज़्यादा हैं, ठीक है? कि अगर मैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अपनी लाइक डिसलाइक पे रहूँगा और मैं मॉडल बी को सिलेक्ट कर दूँगा, लेकिन बाकी रीडर्स जो है वो मॉडल ए को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर है कि मैं लॉस उठाऊँगा। कहते हैं कि आपका स्टॉक मार्केट बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है? यानी कि जहाँ पे सारे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, है ना? इसका मतलब है ज़ाहिर है एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। सब लोग कंपनी ए में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब आप देखें कि सब लोग अगर कंपनी ए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आज नहीं तो कल उसने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू कंपनी बी। तो कहते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें लोगों का ट्रेंड देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि लोग क्या बाय कर रहे हैं, ठीक है? जो चीज़ वो ज़्यादा बाय कर रहे हैं ना, डेफ़िनेटली उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इंक्रीज़ होने ही होने हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे सॉर्ट ऑफ एक ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट वाला जो है वो एक एग्ज़ाम्पल दी जा सकती है जो आपके स्टॉक एक्सचेंज में है, ठीक है? इसमें कहते हैं केन्स प्रपोज़ दैट द स्टॉक प्राइस reflect people's view about what other people think will happen to स्टॉक प्राइस। कहते हैं कि इसमें ज़ाहिर देखें कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या आपके जो है प्राइजेस उसके बारे में। द बेस्ट इन्वेस्टर कुड आउट गेस मैथ साइकोलॉजी, ठीक है? तो कहते हैं कि जो बेस्ट इन्वेस्टर होता है वो साइकी जो है वो गेस करता है और उस पर फिर जो है वो साइकी को समझते हुए वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है? केन्स बिलीव स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट irrational waves and ऑफ पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। कहते हैं कि जो केन्सियन है उनका बिलीव है कि ये जो है स्टॉक प्राइसेस है रिफ्लेक्ट इरेशनल वेव। ये कहते हैं बड़ी इरेशनल सी वेव है ये, क्योंकि देखें कि मुझे जो है देखने में मॉडल बी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ठीक है? लेकिन क्योंकि सब लोग मॉडल ए को वोट कर रहे हैं तो इसलिए मैं मॉडल ए को वोट करूँगा, ठीक है? तो कहते हैं कि बड़ा सॉर्ट ऑफ इरेशनल होता है कि आपका दिल किसी और को पसंद कर रहा है, लेकिन आप बाकी सब चीज़ों को देखते हुए आप जो ट्रेंड मार्केट का होता है उसके मुताबिक बिहेव। उसके बाद कहता है कि ऑल्टरनेटिव्स व्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट, ठीक है? इस एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और केनेडियन ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि बोथ व्यूज प्रीसिस्ट, ठीक है? कहता है कि दोनों व्यूज जो है वो अपनी जगह पे सॉलिड है, ठीक है? देयर इज एविडेंस फॉर द अफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस एंड रैंडम वॉक थ्योरी। कहते हैं यहाँ पे एविडेंसेस हैं कि ये इस तरह से अफेक्टिव मार्केट हाइपोथेसिस जो है उससे आपने स्टॉक मार्केट जो है वो अपनी जो है उसको प्रेडिक्ट किया है, ठीक है? फिर कहते हैं कि येट सम स्टॉक मार्केट मूवमेंट डू नॉट सीम्स रैशनली अब रिफ्लेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। कहते हैं लेकिन ऐसी भी बात हुई है कि बहुत सी जो ऐसी स्टॉक एक्सचेंज में मूव्स होती हैं जो बड़ी इरेशनल होती हैं, लेकिन वो क्योंकि जो है लोग कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट करती हैं। तो कहते हैं कि दूसरे में जो है आपका जो कनेजियन वाली जो है ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट वाली, कहते हैं वो चीज़ भी समटाइम आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद कहते हैं कि फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट जो है कि ज़ाहिर है जब जो भी कोई जो आपकी कंपनीज़ हैं उनको जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो है वो भी फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? तो उसमें कहते हैं न्यू क्लासिकल थियरी एज्यूम्स सम फर्म्स कैन बोरो टू बाय कैपिटल व्हेनेवर डूइंग सो इज़ प्रॉफिटेबल। कहते हैं कि फर्म्स जो है वो बोरो करती हैं, ठीक है? जब कभी वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट देख रही होती हैं कि उनको बोरो करने से जो बोरो कर कैपिटल बोरो करके जो इन्वेस्टमेंट करेंगी तो वो उनके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है? बट सम फर्म्स फेस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। कहता है लेकिन कुछ फर्म्स जो है उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं, ठीक है? लिमिट्स ऑन द अमाउंट दे कैन बोरो, ठीक है? वो अपनी जो उस अमाउंट है उस लिमिट को जो है वो पहुंच जाते हैं जितना कि वो बोरो कर सकते हैं और अदरवाइज राइज आर फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है? In expectation of short lived recession, future profit expected to be high, ठीक है? Investment might be worthwhile, so some effects on Tobin's skew, ठीक है? Opposite could be possible if firms face financial constraint and current profit are low. Firm might be unable to obtain funds to keep investing, ठीक है? समटाइम तो ऐसा होता है कि आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हैं, लेकिन ये है कि आप मार्केट से जो है वो उधार उठा लेते हैं, ठीक है? कि आप फ्यूचर में इसको पे कर देंगे और आपको आपकी वर्थ की बेसिस पे लोन मिल
मिल भी जाता है, ठीक है। और कहता है कि जो जैसा कि टॉबन स्क्यू कहता है, लेकिन कहता है कि समटाइम इससे ऑपोजिट भी होता है कि आपके पास जो है वो आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो फेस कर रहे होते हैं और जो करंट प्रॉफिट है वो आपका बहुत लो होता है। अब जाहिर है आपका करंट प्रॉफिट लो है, तो उससे क्या होगी कि जो फर्म जो इन्वेस्टर है वो कभी भी आपकी फर्म में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी फर्म में जो है वो रेट ऑफ रिटर्न लो है, ठीक है। तो द फर्म माइट बी अनेबल टू ऑब्टेन फंड्स टू कीप इन्वेस्टिंग। तो वो फर्म जो है वो कई दफ़ा इस काबिल नहीं होती है कि वो फंड्स जो है वो लेके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सी में मार्केट बहुत सी ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि लो बजटिंग होने की वजह से है वो कुछ देर रहती हैं, फिर ख़त्म भी हो जाती हैं, उनके कारोबार ही बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी भी है। उसके बाद आ जाते हैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है आई थिंक फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये इसमें रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में अब देखें कि जो आपके जो घर बनते हैं ये बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब हम अपने दाएं बाएं अगर देखें तो हमें सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या लगती है कि जनाब प्लॉट ले लें, ठीक है, और वहाँ पे घर बना लें। तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको फ्यूचर टाइम्स में डबल जो है वो गेन देगी, और सम टाइम्स अगर इसकी प्राइस नहीं भी इंक्रीज होती तो ये आपको लॉस नहीं करेगी, ठीक है। ये आपको कम प्रॉफिट दे देगी, या आप बड़े ही वर्स्ट जो है बड़ी कोई जो है वो किस्मत बड़ी बुरी हुई है तो उसमें एट मोस्ट हो जाएगा कि जितने का ख़रीदा उतने का बेच दिया, ठीक है। लेकिन एक इसमें लॉस के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं, लाइक अगर रेयर ही है कोई हो ना, ठीक है। ये कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स न्यू हाउसिंग, ठीक है, बोथ पीपल हु लिव्ड इन एंड those who rent out to the others और लैंडलॉर्ड। कहते हैं कि इसमें दोनों तरह की हाउसिंग होती है, ठीक है। इसमें यह है कि इन्वेस्टमेंट ये है कि मैंने घर खरीदा है और मैं उसमें जो है वो रह रही हूँ, तो ये सॉर्ट ऑफ मेरी इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। और अगर मैंने वो कहीं रेंट पे आगे दे दिया तो वो मेरा ये बिजनेस है और वो भी मेरी जो है वो इन्वेस्टमेंट में आता है, ठीक है। कहते हैं फॉर सिंप्लिसिटी लेट एज्यूम ऑल हाउसिंग आर ऑनर्ड कैप्चर्ड। कहते हैं कि अब हम लोग थोड़ा अपने मॉडल को सिंपल करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि सब जो हाउसेज है वो ऑनर्स के उनके पास है, ठीक है। द फ्लो ऑफ द न्यू रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट इज IH। तो जो आपकी नई इन्वेस्टमेंट होगी वो IH है, ठीक है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल आपके बिल्कुल नज़रों के सामने जो है वो मलिक रियाज की है, ठीक है, जिसने के जो है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और वो उसने चाहे मुल्क नीचे गया चाहे ऊपर गया चाहे मुल्क का दिवालिया हुआ है, वो दिन ब दिन उसके अरबों खरबों जो है वो इंक्रीज ही हुए, ठीक है। कि वो एक स्टेट विद इन द स्टेट उसने बना दी कि अगर कहीं पे भी कोई डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पे अगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, वो वहाँ पे कहते हैं कि हम लोग 10 बिलियन जो है उसकी इमदाद करेंगे, तो ये बंदा जो है ये अकेला ही कह देता है कि मैं 8 बिलियन की इमदाद कर दूंगा, ठीक है। तो कहाँ पे पूरा मुल्क 22 करोड़ की आवाम मिल के 10 मिलियन की कर रहे हैं, कहाँ ये अकेला कहता है मैं 8 मिलियन की कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक उसका इतना बड़ा वो बिजनेस अम्ब्रेला बन गया क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इसमें आपको कोई ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, बड़ी तेज़ी से आप जो है वो जैसे इन्वेस्ट करते हैं वैसे पैसे आपके जो है वो डबल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द हाउसिंग, ठीक है। तो ये PH/P जो है ये प्राइस ऑफ हाउसेज है, ठीक है, डिटरमिन बाय सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग हाउसेज। कहते हैं जाहिर है कि अब ये जो प्राइस है ये आपकी सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करती है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो है जैसे ये एक नया हाउसिंग ट्रेंड लेके आया तो लोग जाहिर है लोगों अच्छे घरों में रहना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने जैसे भी था अपनी सेविंग्स करके जो है वो घर बनाए, ठीक है, ये सारे घर खरीदे, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हुई तो और भी लोग आने लग गए, इन्वेस्टमेंट हुई जिसमें जो आपका जो DHA है ये आर्मी ने डेवलप किया, ठीक है। फिर डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी,
जिसमें वापडा जो है वो जो वापडा के एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए बनी, बाद में वो रीसेल हुई, उधर लोकल लोग आए, फिर इसी तरह से सुई गैस सोसाइटी जो है, फिर इसी तरह से आपकी जो इधर स्टेट लाइफ सोसाइटी है, तो ये जितनी भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी, ठीक है। इसमें जो है वो लोगों का पैसा ही लेके डेवलपमेंट की और फिर वो ही उनको जो है वो 3-3 4-4 गुना कीमत पे वापस बेच दी, ठीक है। इसमें कि रेजिडेंस इन्वेस्टमेंट respond just like Tobin's Cube market price of installed investment relative to its replacement। ये कहते हैं कि बिल्कुल ये जो इन्वेस्टमेंट आपकी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है ये टॉबन्स क्यू जो है उसके मुताबिक है, जिसमें कि आपकी जो रिप्लेसमेंट इन जो आपने जो उसकी पड़ी थी कि कब आपने अपना स्टॉक रिप्लेस करना है, ठीक है। तो रिप्लेस आपने कब करना होता है कि जब आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, तो तब आप कहते हैं कि मैं अपना जो इक्विपमेंट है उसको मैं रिप्लेस करूँगी। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप कभी भी अपने इक्विपमेंट्स रिप्लेस नहीं करेंगे। तो इसी तरह से वो रेजिडेंसी की एग्जांपल भी लेता है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आगे कहता है कि रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ ड्राइव्ड, उसका कर्व कैसे ड्राइव होता है, ये आपका जो है सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। और ये आपके पास इक्विलिब्रियम और ये देखें कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल इससे अप फ्रंट जो है मूव करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। तो अगेन अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारा कर्व जब वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो सप्लाई तो हमारी फिक्स है, तो हम पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम आगे मूव ले करते हैं तो ये हमारे इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है जो रेजिडेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है ये उसका सप्लाई कर्व आ गया, जिसमें डिमांड आपकी अगर इंक्रीज होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है और आपकी प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये यूएस की जो है इन्होंने एग्जांपल ली है, ठीक है। इसमें ये है आपकी हाउसिंग प्राइसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये है हाउसिंग स्टार्ट्स है। बाहर के मुल्कों में उन्होंने तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ये जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है इसको बड़े खूबसूरत तरीके से मैनेज किया है कि वहाँ पे आप रेंट पे भी रहते हैं, लेकिन आपको जो है वो एक ऑनर वाली जो है वो आपको राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल किस तरह से है कि आप कोई थोड़ा बहुत जो है वो पैसे पे करके घर ले लेते हैं, तो जैसे हम लोग किराया देते हैं तो उस तरह से हम लोग उस घर की जो है वो किस्त बैंक को देने लग जाते हैं, ठीक है। तो उस घर की किस्त बैंक को देने लग जाते हैं और लेट्स सपोज मैंने घर जो वो चेंज करना है तो उस घर को सेल किया जाएगा, ठीक है। तो उस सेल करने के बाद जो बैंक को बैंक के पैसे मिल जाएंगे और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, प्लस उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है वहाँ पे बड़ी जो है इस वजह से हाउसिंग जो है वो बड़ी एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है कि आप किराया भी दे रहे होते हैं लेकिन वो किराया आपका इन्वेस्ट भी हो रहा होता है। उसके बाद आ जाता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो भी आपको कोई बिजनेस जो है वो चल रहा होता है उसमें आपको जो स्टॉक लेके आना होता है उसको स्मूथ रनिंग के लिए, तो वो आपकी जो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इन्वेंट्री बेसिकली स्टॉक को कहते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली अबाउट 1% ऑफ जीडीपी बट इट्स रिमार्केबल वॉलिडिटी मेक इट हाईली इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। कहते हैं कि ये जीडीपी का जस्ट 1% होता है लेकिन ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो है उसके साथ बड़ा मूव करता है और उस पर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इन द टिपिकल रिसेशन, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द फॉल इन स्पेंडिंग इज ड्यू टू द फॉल इन द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो आपके बिजनेस में रिसेशन आता है ना उसकी वजह आपकी जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी होती है, ठीक है। क्योंकि जाहिर है कि आपकी इन्वेंट्रीज जो है उस पर अगर आप नहीं करेंगे तो आप प्रोडक्शन कम करेंगे, अगर आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो ज़ाहिर है आप लेबर कम लगाएंगे, ठीक है। तो वो जब आप लेबर कम लगाएंगे प्रोडक्शन कम करेंगे आपका प्रॉफिट कम होगा, तो उससे जो है कहते हैं कि जो आपकी रिसेशन है उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिसेशन से निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है उसको होगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है उसके 4-5 जो है वो पॉइंट वो बता देता है। इसमें कहते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन स्मूथिंग, कहते हैं कि आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्शन स्मूथ रहे। अब आप ये देखें कि मेरे पास जो है
लेट्स सपोज मेरे पास सरिये की मिल है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने स्टॉक लाते रहना है, ठीक है। स्टॉक मेरा आता रहेगा तो मेरा जो बिजनेस है वो रनिंग स्मूथली रहेगा कि भाई अगर मेरा स्टॉक आया, रॉ मटेरियल में लोहा आया, ठीक है, उसको भट्टी में पिघलाया जाएगा। पिघलाने के बाद उसको जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे जो है उसको ठंडा किया जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट स्टेज में जो है वो उसको शेप में किया जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट स्टेज में उसके जो है वो सरिये के साइजेस किए जाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट स्टेज में जो है वो जो सरिया उसको पॉलिश किया जाएगा, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें उसके जो है कटिंग करके उसकी जो चेक किया जाएगा, ख़राब वाला निकाल दिया जाएगा, टैगिंग होगी, फिर वो सेल के लिए जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो है अपने इन बिज़नेस में इतनी सफिशिएंट अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की करनी पड़ेगी ताकि मेरा यूनिट जो है वो बड़ा स्मूथली चले। ऐसे नहीं है कि मैंने जो है भट्टी लगाई है, ठीक है, और मैंने जो है लोहा पिघला दिया है, ठीक है। अब मैं अगले मेरा जो लोहा है वो अगले स्टेप पे चला गया और पीछे से माल ही नहीं है कि मैं जो है वो दोबारा भट्टी में डालूँ। तो ये जो है ज़ाहिर है वो अगर एक दिन छोड़ के अगर वो 1 घंटा भी ज़्यादा चलती है तो उसका कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। आप ये देखें कि वो 1 घंटा भी अगर वो चलती है तो लेबर फारिग बैठेगी, ठीक है। वो अगर 1 घंटा वो डिले हुई है तो नेक्स्ट सारा प्रोसेस जो है वो 1-1 घंटा डिले हो जाएगा, ठीक है। और ये जो भट्टी है उसको एक दफ़ा जब गर्म किया जाता है, उसको जब ऑन किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो उनका इन्वेस्ट होता है। अब ये देखें कि वो उन्होंने उसको गर्म किया है, ठीक है। उसके बाद वो उसको दोबारा से ठंडा करेंगे, दोबारा से फिर वो गर्म करेंगे तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि इन्वेंट्री स्मूथ जो है वो जो स्मूथ अपने प्रोडक्शन के लिए जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर जो है वो कैश अपने पास रखते हैं, कहीं से भी माल मिले तो वो उठा के अपने पास रखते हैं ताकि हम लोग स्मूथली चल सकें, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल आपकी शुगर मिल्स भी है कि जो शुगर मिल है वो मेक श्योर कर लेती है कि मेरे जो है मिल जो है उसके गोदाम में उसके गेट से बाहर कम से कम जो है वो 8 से 10,000 ट्रक गन्ने का खड़ा हो तो फिर वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने वो यूनिट इतने बड़े लेवल पे चलाना होता है और उसमें उन्होंने हज़ारों टन गन्ना जो है वो वहाँ पे उन्होंने डालना होता है और उसका जो है वो प्रोसेसिंग होती है, उसका जूस निकलता है और वो जो जूस होता है वो बड़े-बड़े बॉयलर्स हैं उनमें बॉयल किया जाता है और फिर एक प्रोसेस चलता है सारा करने के लिए। तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा जब मिल चलानी है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने ये नहीं देखना है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। अगर स्टॉक नहीं है और अगर एक दिन भी मिल खाली चली तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें आपका जो है वो लाखों रुपए का बिल जो है वो बन रहा होता है आपका। इतनी ज़्यादा इसमें बिजली, लेबर और सारा यूनिट जो है वो चल रहा होता है। तो इसमें बहुत सी शुगर मिल्स क्या करती हैं कि जितनी उन्होंने प्रोडक्शन करनी होती है वो उससे ज़्यादा का गन्ना जब तक उनके गेट पे नहीं आ जाता तब तक वो अपनी मिल को नहीं चलाते हैं। और ये साल में तकरीबन 2 महीने या हार्डली 3 महीने मिल चलाते हैं, इससे ज़्यादा ये लोग मिल नहीं चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको चलाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और वो जो इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री है वो फिर करते रहते हैं ताकि उनका बिजनेस स्मूथ रहे, ठीक है। इसमें वो क्या कहता है कि सेल्स अगर आपकी ज़्यादा है और प्रोडक्शन आपकी कम है तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और अगर आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही है और प्रोडक्शन उतनी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इन्वेंट्रीज अलाउ सम फर्म्स टू ऑपरेट मोर इफेक्टिवली। जैसे मैंने इसकी बात है कि जो है एक्सेस गुड्स टू शो टू रिटेल कंज्यूमर। वो कहते हैं कि हम ज़्यादा तादाद में जो है वो चीज़ बना के रखें, ठीक है, जिसका हमें फ़ायदा ही है कि जब कभी रिटेलर में हमने सेल करना है तो हम सेल कर सकें। उसके बाद कहता है कि स्पेयर पार्ट्स ऑफ फॉर व्हेन मशीन्स ब्रेक डाउन। कहते हैं कि फिर ये है कि स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हम लोग ला के रखते हैं, क्योंकि जब हमारा मशीन चल रही होती है, जब यूनिट चल रहा होता है तो उसकी जो टूट फूट है उसको उसी वक्त जो है वो फिक्स कर दिया जाए, ठीक है।
जिसकी एग्जांपल में ये है कि जितने भी ये जो आपकी मिल्स होती हैं इनके अंदर बड़ी-बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं, वेल्डिंग प्लांट्स होते हैं कि अगर कोई पुर्जा गिरा है, बड़े-बड़े जो वो जो मशीन्स लगी होती हैं तो वहाँ पे वो खराद का भी उन्होंने वहाँ पे लगाया होता है, फुल उन्होंने वर्कशॉप उधर फिक्स की होती है। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर कोई चीज़ उनकी टूटती है और उसके लिए वो मार्केट में जाते हैं करने के लिए, उसमें टाइम और कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका जो बिज़नेस है वो का। उसके बाद थर्ड आ जाएगा स्टॉक आउट अवॉइडेंस, ठीक है। वो कहता है कि स्टॉक आउट जो है ना उससे अवॉइड करने के लिए भी समटाइम हम लोग अपनी इन्वेंट्री जो है उसको ज़्यादा रखते हैं टू प्रिवेंट रनिंग आउट ऑफ गुड्स, ठीक है। अब जाहिर है देखो मैंने अगर अपनी जो शुगर मिल जो है उसको मैंने चलाना है, तो ये ना हो कि मैं यहाँ चलाऊँ और वहाँ से जनाब के गन्ने की भी कटाई हो रही है, तो मैं ओवर जो है वो स्टॉक अपना रखूँगी ताकि मेरी जो प्रोडक्शन है वो स्मूथ रहे, ठीक है। व्हेन डिमांड इज़ हायर देन एक्सपेक्टेड, जब आपकी डिमांड जो आपको एक्सपेक्टेड हो के वो बढ़, ठीक है। उसके बाद जाता है वर्क इन प्रोसेस, गुड्स नॉट येट कंप्लीट और पार्टली कंप्लीटेड आर कंटिन्यू इन इन्वेंट्री, ठीक है। काउंटेड इन इन्वेंट्री, वो अभी मैंने बात बताई कि जैसे वो सरिया जो है वो डिफरेंट जो है वो स्टेप्स से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो वो सारा वर्क इन प्रोसेस में आता है। तो जो है हम अपनी इन्वेंट्री वो इतनी रखते हैं कि हर यूनिट पे आपका जो है वो काम हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे भेजा तो पिछला यूनिट जो है वो फारिग हो गया, बंद हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका स्मूथली बिजनेस नहीं चल सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि इन्वेंट्रीज द रेट रियल इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट कंडीशन। अब अगर ज़ाहिर है कि जो इन्वेंट्रीज ये करने के लिए हम जो लेते हैं, लोन लेते हैं, उसमें हम लोग इंटरेस्ट भी तो पे करते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द हाईली इन्वेंट्री, ठीक है। अब इसमें कहता है कि हाई इंटरेस्ट रेट इन 1980s motivated many firms to adopt just in time production when it is designed to reduce inventories। कहते हैं कि जो है अगर तो आपको बहुत महंगा कैपिटल मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आपकी इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि जब आपने प्रोडक्शन करनी होती है तो तब आप वो इन्वेंट्री लेते हैं, आप लोन लेते हैं, और जैसे वो आपकी जो है वो प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है तो आप जो अपनी इन्वेंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज करते रहेंगे, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्रीज एंड क्रेडिट कंडीशन से मैनी फर्म्स परचेज इन्वेंट्रीज यूजिंग क्रेडिट, ठीक है। बहुत से फर्म्स जो है वो कर्ज लेके तो जो है वो अपना माल खरीदते हैं। द क्रेडिट क्रंच इन 2008 to 9 helped cause a huge drop in inventory investment, ठीक है। कहते हैं इसकी एग्जांपल जो है यूएसए में 2008-9 में जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज जो है वो क्रंच आया था, क्रेडिट क्रंच आया था, तो उसमें जो है आपकी जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ये इसकी जो है समरी है, ठीक है। ये इस चैप्टर की समरी आप, ठीक है। सारे जो जो भी हमने सारा पढ़ा था उसको इसने इसमें जो है वो समराइज़ कर दिया। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हर तरह की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसमें इन्वेस्टमेंट में आपका इंटरेस्ट रेट किस तरह से बिहेव करता है और ये आपकी जीडीपी पे कितना कंट्रीब्यूट करती है, वो सारा मैंने बड़ी डिटेल में आपको पढ़ा दिया। प्लस आप एक बुक में जो बुक ओपन करके उसमें आप इन सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और प्लस आप इसकी जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या इसमें जितनी भी केस स्टडीज़ हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। क्योंकि जो पेपर है उसमें आपको जो है वो ज़ाहिर है सॉर्ट ऑफ ऐसा क्वेश्चन ही आएगा जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पेपर को सॉल्व करना होगा। और इसमें अगर आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।